इसके जस्ट बाद हम चालू कर लेंगे भले ही 4th चैप्टर, ठीक है। 4th चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे और वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। वैसे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से 2nd चैप्टर और 4th चैप्टर, रिडॉक्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर मॉलिक्यूल। देखो, दुनिया में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब वाटर से बना हुआ है। ह्यूमन बॉडी का लगभग 65%, ठीक है, और कुछ प्लांट्स का लगभग 95%, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का 65% अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और कुछ प्लांट्स का लगभग 95%, मतलब मेन पार्ट ही बॉडी, प्लांट बॉडी 95% वाटर है। इट इज अ क्रूशियल कंपोनेंट फॉर सर्वाइवल। ये तो हमें पता है कि पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो इसकी इंपॉर्टेंस किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना। और लेकिन पानी का जो प्रेजेंस है, सबको मेरी आवाज आ रही है आई होप? यस, हमारी है। पानी, हाँ, पानी की जो प्रेजेंस है अर्थ के सरफेस पर वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां तुम रहते हो जिस एरिया में, अगर वहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर मिलता है, तो कोई जरूरी नहीं कि मेरे घर के पास का भी अंडरग्राउंड वाटर टेबल इतना ही ज्यादा रिच हो। यानी वाटर की प्रेजेंस एरिया वाइज अलग अलग है, हर जगह एक जैसा वाटर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो एक टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में, एस्टिमेटेड वर्ल्ड वाटर सप्लाई। अच्छा, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम हंट करना चाहते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि चाहे वो बायो हो या फिर केमिस्ट्री, ये जितने पिंक वाले, येलो वाले, ऑरेंज वाले बॉक्सेस हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको सब पढ़ना होता है। डायग्राम्स पे क्वेश्चन आ जाता है, टेबल्स के कंटेंट पे आ जाता है। तो ओशंस का सबसे ज्यादा पानी ओशन में पाया जाता है 97.33। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी ओशन में प्रेजेंट है पानी की, लेकिन है ना, फिर भी हम कहते हैं हाय तौबा मचाते रहते हैं, हमारे पास पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी बचाओ। कैन यू गेस ऐसा क्यों? ओशन का वाटर क्योंकि वो सलाइन यूज रहता है, नहीं वो कर यूजेबल नहीं है। हाँ, वो सॉल्टी है, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर सकते, ड्रिंकेबल नहीं है, इसीलिए जो है प्रॉब्लम है। फिर देखो सैलाइन लेक्स और इनलैंड सीज, तो ये क्वांटिटीज दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया है। ग्राउंड वाटर लेवल कितना कम है, केवल 0.61%, ठीक है। तो इसीलिए क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है। फिर रिवर्स में देखो कितना पानी है, 0.0001%, कितना कम है भाई, है ना। मैम, तो तो ये पोलार आइस और ग्लेशियर्स का पानी अपन लोग यूज नहीं कर सकते? बेटा क्या है कि पोलार आइस और ग्लेशियर्स अगर पिघल जाएंगे तो ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग, अगर पढ़ा है तुमने छोटी क्लासेस में, तो जितने कोस्टल एरियाज में जो वो हैं शहर बसे हैं, कोस्टल एरियाज मतलब नदी के किनारे और समुद्र के किनारे, वो सब डूब जाएंगे। तो ग्लेशियर्स का पिघलना भी एक खतरनाक वो है, अलार्मिंग सिचुएशन है। एक चैप्टर केमिस्ट्री में 11th में ही 14 चैप्टर था, मतलब हुआ करता था, वो डिलीट हो गया, लास्ट ईयर भी था इस साल, मतलब लास्ट ईयर भी डिलीटेड था, इस साल भी डिलीटेड है। मतलब तुम्हारे पूरे सिलेबस में 14 चैप्टर है ना, 14th चैप्टर जो गायब कर दिया गया, जिसे हमें पढ़ना नहीं है, वो पढ़ते तो ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग, वैसे तुमने पढ़ा होगा सोशल वोशल में कहीं ग्लोबल वार्मिंग। तो जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है ना, वो 2 से 3 डिग्री बढ़ गया है पिछले समय में। तुमने जब भी गर्मियां आती हैं तो भास्कर में बड़ी बड़ी न्यूज आती है कि पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूटा, आज इतना टेम्परेचर था, 47 डिग्री सेल्सियस। तो वो क्या हो रहा है, वो एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है ग्रीन हाउस की गैसेस की क्वांटिटी बढ़ जाने के कारण एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाता है। अब ये कैसे होता है, कभी एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, या टाइम बचेगा किसी क्लास के बाद तो याद दिलाना पढ़ा दूंगी क्या होता है। इसके लिए मैं तुम्हें एक हिंट दे सकती हूँ, सबके घर में कार होगी, धूप में जब कार खड़ी रहती है बहुत देर तक और तुम दरवाजा खोल के बैठते हो, तो तुम्हें 2-3 मिनट कैसा लगता है जब तक गाड़ी चलती नहीं और एसी अपना, अंदर अंदर। कैसा लगता है ना। बिल्कुल धरती का भी वही एटमॉस्फेयर होने जा रहा है, क्योंकि भगवान ने CO2 और ये सारी गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, वो बड़ी कम बनाई थी, पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज से इनकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, और ये हीट को ट्रैप कर लेती है, वापस नहीं जाने देती। तो इससे क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जो स्थिति कार में बैठने के बाद लगती है ना, धूप में खड़ी कार में बैठने के बाद तुरंत तुरंत, वही धरती पर होने वाला है आने वाले समय में। इसी को कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है ग्लोब वार्म हो गया। ग्लोब माने पूरी धरती, समझ रहे हो? ग्लोब क्या है, पूरे अर्थ का स्ट्रक्चर है ना। वो पूरा मतलब एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाना। तो उससे अगर ये टेम्परेचर यूं ही बढ़ता रहा तो ग्लेशियर्स की आइस पिघलने लगेगी और वाटर लेवल बढ़ेगा, और जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वो सारे सबमर्ज्ड हो जाएंगे।
और थ्रेट हो जाएगा बहुत ज्यादा, बहुत सारी स्पीशीज, प्लांट्स की, एनिमल्स की, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स, सब खत्म हो जाएगा। तो ये खतरनाक है बेटा ग्लेशियर्स का पानी, समझ रहे हो। Yes, हालांकि सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स ही हैं, वो पिघलते हैं तभी नदियों में पानी आता है, लेकिन हर चीज एक लिमिट में अच्छी होती है, समझ रहे हो। जी। ओके तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर देखो, तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमें कोई क्या वाटर की बताएगा, हम तो रोज दिन में 50 बार पानी पीते हैं और देखते हैं। तो कलरलेस है, कोई कलर नहीं होता, टेस्टलेस है, स्वाद भी नहीं आता। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है पीछे दी हुई है टेबल 9.3 में, अभी पेज पलटेंगे तो दिखेंगी। एंड अलॉन्ग विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर, अब ये हैवी वाटर क्या है ये अभी समझाती हूँ। द अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इन द कंडेंस्ड फेज, कंडेंस्ड फेज क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स में, आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी समझेंगे। जैसे हम ये पेन देख सकते हैं, ये कितना पेन दिख रहा है, हम एक, और ये कितना दिख रहा है, दो, और अब कितना हो गया, तीन। ऐसे क्या तुम्हें वाटर के मॉलिक्यूल ग्लास के अंदर दिखते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, नो, 3 मॉलिक्यूल। तुमने कभी अपनी मम्मी से कहा है कि मम्मी आज मैंने 1000 वाटर मॉलिक्यूल्स पी लिए, कभी ऐसी बात करी है क्या। नो। तुम कहते हो मैंने एक ग्लास पानी पी लिया, या मैंने एक लोटे में पानी पी लिया, मैंने एक बोतल भर के पानी पी लिया, 1 लीटर पानी पी लिया। पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कभी बात करते हो कि आज मैंने 1 करोड़ पानी के मॉलिक्यूल पी डाले, पता है तुमको, कभी ऐसी बात करी है क्या। नो मैम। तो हम ऐसी बात क्यों नहीं करते, कोई आइडिया। हम ऐसी बात इसलिए नहीं करते बेटा, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल ना दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से ऐसे दूर दूर नहीं पड़ा, जैसे ये पेन इस पेन से दूर दूर है, दिख रहा है, ये एक अलग है, ये एक अलग है। ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल दूर दूर नहीं पड़े बेटा, ये आपस में बॉन्डिंग करके पड़े होते हैं, ठीक है। और इस बॉन्डिंग का कहीं पर स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ नहीं है, लेकिन वाटर वाटर मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डेड होता है, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस पे लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े। अब ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, ये मैं तुम्हें बताऊंगी चैप्टर नंबर 4 में, जिसकी जो हम जस्ट इसके बाद पढ़ लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगी तब ये स्ट्रक्चर का लॉजिक समझ में आएगा। यहाँ का बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन 104.5 डिग्री, सॉरी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये बॉन्ड एंगल कैसे आया, ये सब मैं तुम्हें 4th चैप्टर पढ़ाऊंगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम वाटर को वहां डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में। तो फिलहाल तुम्हें इतना ही यहाँ समझना है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, मैंने कहा ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना के पड़ा होता है। तो यहाँ क्या रहता है कि ऐसे ऐसे बॉन्डिंग हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल में, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये जो बॉन्ड है ना, इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। कौन सी बॉन्डिंग कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का हाथ पकड़े रहता है, एसोसिएशन में रहते हैं, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं, इसीलिए तुम्हें अलग अलग नहीं दिखते। तो यही लिखा हुआ है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक लॉजिक बताती हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अपन नहाते हैं पानी में तो कभी घुल जाते हैं क्या कि आज हम 50 किलो के थे, फिर हमने नहाया तो 10 किलो घुल गए हम पानी में, आज हमारा वेट 40 kg, कभी ऐसा हुआ। नो। लेकिन साबुन तो घुल जाता है और वो खत्म भी Yes. हो जाता है, फिर अपन नया साबुन निकालते हैं। तो जब साबुन डिजोल्व हो जाता है, अपन क्यों नहीं डिजोल्व होते पानी में, या अपन कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, वो क्यों नहीं डिजोल्व हो जाते कि लो भाई आज हमने 2 भगोनियां धोई और जो है हमारे पास कुछ नहीं बचा, वो पानी में घुल के बह गई, ऐसा क्यों नहीं होता। मैम क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे। बेटा जी ये तो बात सही है ही, मगर दूसरी बात ये भी है कि वाटर में दुनिया की 99% चीजें घुल जाती हैं। वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, पता होना चाहिए तुम्हें। वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल मतलब धरती पर अवेलेबल जितना भी चीज है ना, उसका 98 से 98% पानी में घुलो घोलो तो घुल जाएगा। जो बच गया 1-2% वो नहीं घुलता है। तो कौन सी चीज पानी में घुलती है, पानी में वो चीज घुल सकती है जो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाकर के बैठ जाए, ठीक है। चीनी घुलती है ना, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि चीनी घुल गई तो कहाँ गई,
तो वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में जाके फंस जाती है। तो पानी में वही चीज घुलती है। देखो पानी के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, और पानी में कोई चीज डिसॉल्व करोगे ना तो वही चीज डिसॉल्व होगी जो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ फिर से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती हो। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती हो। जो चीज पानी से बॉन्डिंग नहीं कर सकती ना, वो चीज पानी में नहीं घुलेगी। अब समझ में आया क्यों कुछ चीजें पानी में नहीं घुलती? यस मैम। मैं ये पेन पानी में डालूंगी तो डिसॉल्व होके गायब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाएगा ना भाई पानी के साथ। चीनी डालेंगे तो चीनी जो है बॉन्ड बना लेती है, इसलिए डिसॉल्व हो जाती है। ये लॉजिक है। ये लॉजिक बता, और नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा। बहुत बहुत जब आएगा तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो, दिस लीड्स टू हाई फ्रीजिंग पॉइंट। अब वाटर की इस एक्सटेंसिव बॉन्डिंग के कारण ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन है इन कंपैरिजन टू H2S एंड H2SE। यानी हाइड्रोजन अगर 16th ग्रुप के एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी ऑक्सीजन के साथ, तो वो पानी बना रहा है। हाइड्रोजन अगर सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना रहा है, H2S गैस। सेलेनियम से रिएक्ट कर रहा है तो H2SE बना रहा है। ये क्या चल रहा है? ये 16th ग्रुप के एलिमेंट चल रहे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, इसकी बात नहीं करेंगे। टेलुरियम भी H2TE बना लेगा। तो ये कह रहे हैं कि इन सब के कंपैरिजन में ये सब क्या है? 16th ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं। ये 16th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इन्होंने हाइड्रोजन से रिएक्शन करी तो ये हाइड्राइड बन गया। वाटर क्या है? ऑक्सीजन का हाइड्राइड है बेटा। वाटर क्या है? ऑक्सीजन का यस मैम। हाइड्राइड है। हाइड्राइड कोई कब बनाता है? जब वो हाइड्रोजन से रिएक्शन कर ले। ऑक्साइड कोई कब बनाता है? जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ले। क्लोराइड कोई कब बनाता है? जब वो क्लोरीन से रिएक्शन कर ले। तो ये कुछ जनरल वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग समझ में आ गया तुम्हें? मीनिंग इसलिए समझ में वाटर आ को गया है? ऑक्सीडेंट बोलते क्या? ऑक्सीजन? हैं। इसलिए वाटर को ऑक्सीडेंट बोलते हैं। हाँ, क्योंकि जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें। अच्छा ठीक है, अच्छा। अब देखो, ये वाटर H2S और H2S और H2TE, इन तीन को अगर छोड़ दे तो इनके कंपैरिजन में इसकी जो है सारी एनर्जीज हाई है, क्योंकि इसके अंदर बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मतलब इनके कंपैरिजन में ये मॉलिक्यूल थोड़ा तगड़ा है ताकत में। समझ रहे हो? और उसकी ताकत क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए? यस मैम। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी जो है वाटर की इन सब से आगे रहेंगी। क्लियर है? अब यहाँ कंपैरिजन दिया हुआ है H2O और D2O का। अब ये D क्या होता है तुम्हें याद है? D क्या है? याद करो बेटा, मैंने आइसोटोप्स पढ़ाए थे हाइड्रोजन के। ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, H, D और T। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। तो जब हाइड्रोजन इस आइसोटोप के फॉर्म में हो तो उसे D लिखते हैं, ड्यूट्रियम है। अगर ये प्रोटियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना, तब पानी बनता है जिसे तुम ड्रिंक करते हो। याद करो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था सबसे ज्यादा कौन सा आइसोटोप है नेचर में? मैम प्रोटियम। प्रोटियम सबसे ज्यादा है ना। तो ये तो बहुत कम होते हैं। इसकी तो मैंने तुम्हें क्वांटिटी बताई थी ना, कितने जीरो थे? 18 जीरो थे ना। 10⁻18 मॉलिक्यूल्स अगर इसके हैं तो एक इसका होगा, इतना कम है ये। तो ड्यूट्रियम भी जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है तो D2O बनाता है। इस D2O को कहते हैं हैवी वाटर। क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। हैवी वाटर क्यों बोलते हैं बताओ? कोई गेस कर सकता है कि इसको तो पानी बोल रहे हैं, दिस इज वाटर H2O, इसको हैवी वाटर क्यों बोल रहे हैं? इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की सॉल्ट्स होती हैं शायद। बेटा दैट इज माय डियर, दैट इज हार्ड अच्छा वाटर, अच्छा। नॉट हैवी हाँ वाटर। हाँ हाँ। है ना? देखो, जरा सा भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो हार्ड वाटर है। अभी पढ़ेंगे हार्ड वाटर भी। ये हैवी वाटर है। हैवी क्यों बोल रहे हैं? हैवी माने भारी। डेंसिटी ज्यादा होगी। ना रे, और कुछ सोचो। मैम ज्यादा क्वांटिटी में हो। ना, अरे अभी तो बोला सबसे ज्यादा है ये प्रोटियम प्रेजेंट है। याद करो कि मैंने तुम्हें मॉलिक्यूल डेंस है। नहीं रे, कुछ तो भी। सबका एटॉमिक नंबर 1 होता है, पढ़ाया था। हाँ, मास नंबर 2 है। यस मैम। Yes,
इसका मास नंबर 1 है, इसका 2 है मास नंबर, इसीलिए कह रहे हैं इसका जो है मास ज्यादा है ना, इसलिए इसको हैवी वाटर बोल दिया है। इसकी बात ही क्यों नहीं करी तुम लोग? तुम तो अब कह सकते हो ना कि ये हैवी है तो ये तो हैवीएस्ट है मैडम। एक्चुअली ये क्या है, इसकी कहानी सुनाई थी ना कि रेडियो एक्टिव है, इसकी तो कोई पढ़ाई नहीं कर पाता है, खत्म हो जाता है सैंपल, इसका ज्यादा नॉलेज नहीं है, ऊपर से इसके मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम है नेचर में, इसीलिए इनका कंपैरिजन। यस मैम। इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है ना, हमने पीछे भी टेबल देखी थी, उसमें टेल्यूरियम के बारे में खास हमें कुछ पता नहीं था। इतना समझ में आ गया? बोलो आगे चले। मैम तो ये हैवी वाटर अपन लोग कंज्यूम नहीं कर सकते? अपन नहीं कर सकते बेटा, हमको पानी चाहिए ना, और वैसे भी इसकी क्वांटिटी नेचर में बहुत कम है, हमें मिलता तो अवेलेबल यही है। अच्छा, अभी बोलो समझ में आया? यस मैम। अच्छा, अब वाटर की एनसीईआरटी लिखती है इट इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। अभी मैंने ये तुम्हें पहले ही बताया था कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, एनसीईआरटी कह रही है एक्सीलेंट सॉल्वेंट। एक्सीलेंट का मतलब क्या होता है तुम्हें जानते हो? बहुत बढ़िया, अति उत्तम, है ना, द बेस्ट। तो एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लगभग सारी चीजें ही इसमें घुल जाती, इसीलिए इसे बोला है। और इसके पास एक बहुत अच्छी कैपेसिटी है कि ये जो है कई और मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, जैसे कोई भी पोलर मॉलिक्यूल हो। पोलर मॉलिक्यूल जानते हो क्या होता मोनोटॉमिक। है बेटा? मोनो एटॉमिक का मतलब होता है हैविंग सिंगल एटम। मोनो एटॉमिक मतलब जैसे मैंने H लिखा तो ये मोनो एटॉमिक हो गया, एक O लिखा तो इसे मोनो एटॉमिक बोलेंगे, इसी में 2 लगा दो तो इसे डाई एटॉमिक बोलेंगे। ये एटॉमिसिटी है, ये नहीं बोल रही। मैंने क्या सवाल पूछा था? पोलर का मतलब बताओ। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं मैम पोलर रीजन है वैसे, क्या? नहीं, जैसे भाई मैं थोड़ा सा हिंट देना चाह रही थी, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं वैसे कोई और भी पोल हो सकते हैं क्या? नो मैम। ले भैया, तो किसी को भी नहीं पता ये पोल्स के बारे में? अच्छा, थोड़ी सी और हिंट देती हूँ, शायद गेस कर लो। Na+Cl-, अब बोलो। आयंस के फॉर्म होते आयंस, ठीक है बेटा। जब एक ही मॉलिक्यूल में एक चीज पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, यानी तुम देख रहे हो इस पर एक पॉजिटिव है, इस पर एक नेगेटिव है, इसीलिए ये एक साथ बैठे हैं, क्योंकि इसका नेगेटिव इसको काट रहा है और इसका पॉजिटिव इसको कैंसिल कर रहा है। तो न्यूट्रल। एज अ मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज 0 है कि नहीं है? चलो मैथ्स की लैंग्वेज में समझाती हूँ, तब ज्यादा समझ में आएगा। हम पढ़ क्या रहे हैं फिलहाल? हमारा टॉपिक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलार और व्हाट इज पोलैरिटी। अभी समझ लो, अगले साल तुम बहुत प्रसन्न खुश रहोगे। ये व्हाट इज द पोलराइजेशन मीनिंग ऑफ, वाला है क्या? हाँ बिल्कुल लगभग वही है। देखो, NaCl का एग्जांपल दिया कि Na पे प्लस चार्ज है, Cl पे माइनस चार्ज है। गर्ल्स सो रही है क्या क्लास में? Na पे प्लस चार्ज है का मतलब +1 है, और Cl पे माइनस है यानी -1 है, और ये दोनों एक साथ बैठे हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है ना। यस मैम, नेगेटिव। ये कैंसिल हो गया, चार्ज क्या बच रहा है इसके ऊपर? 0 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? यस मैम। बोलो। लेकिन अगर मैं इसको पानी में डाल दूं, तो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में समझाया था कि अगर तुम इसको पानी में डाल दोगे NaCl को, तो NaCl का तलाक हो जाता है, सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। समझे? इसे कहते थे आयोनाइजेशन होना। क्या कहलाता है ये बेटा? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, या इसे तुम डिसोसिएशन भी कह सकते हो। आयोनाइजेशन क्यों? क्योंकि सॉल्ट से आयंस बन गए। डिसोसिएशन क्यों? क्योंकि टूट के अलग अलग हो गए, रिश्ता खत्म हो गया, तलाक हो गया इनका। बात समझ में आई है? बोलो। यस मैम। यस मैम। एक ही मॉलिक्यूल में जैसे एक और एग्जांपल देखो, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल क्या है? देख जरा, ये स्ट्रक्चर है वाटर। अगर वाटर को तोड़ेंगे ना, तो वाटर से बनेगा क्या? एक प्रोटॉन और एक OH नेगेटिव आयन, ये है पोल्स। दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जो टूटने पर एक प्लस और एक माइनस पैदा करे। समझ आया?
यस मैम आ गया। का मतलब होता है अपोजिट खंभे। पोल क्या होते हैं? लाइट जिन पे टंगे, खंभा जानते हो ना, लाइट के खंभे होते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ यस मैम। चार्ज। एक जगह पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठा है, एक जगह नेगेटिव 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 इकट्ठा है, और इनका नंबर बराबर है। जैसे यहाँ एक प्लस है तो यहाँ एक माइनस है, समझ रहे हो? इसीलिए ये आपस में बैठ के न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ एक प्लस मैम था, अगर एक माइनस, किसी का माइनस ज्यादा होगा और किसी का प्लस कम होगा तो तो ऐसा कम ही होगा। कंपाउंड बनेगा नहीं, ऐसा कंपाउंड कभी बनेगा नहीं। देखो सुनो, इसके इस पे भी अब तुम है ना मुझसे 10th में नहीं पढ़े, वरना ये सवाल उठता ही नहीं आज की क्लास में। तुमने कभी सोचा है NaCl ही फॉर्मूला क्यों बना? Na2Cl या NaCl2 क्यों ना बन लिया? स्टेबल नहीं हो पाता, मतलब कंपाउंड फॉर्म नहीं वैलेंसी होता। वैलेंसी से ज्यादा कहानी बढ़ रही ना आगे। या ऐसा कह लें कि एक सोडियम, दो सोडियम है यहाँ पे, एक एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा भी एक और दे देगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो ये क्लोरीन ले लेगा, इस दूसरे का क्या करें? इसको लेने के लिए भी तो क्लोरीन चाहिए। तो या तो तुम फॉर्मूला लिख सकते हो 2NaCl, तो 2 तुम आगे लगा सकते हो, लेकिन Na की टांग पे या क्लोरीन की टांग पे नहीं लगा सकते। बैलेंस होनी चाहिए सिचुएशन। कैसी होनी चाहिए? बैलेंस। बैलेंस्ड। इसलिए फॉर्मूला वैलेंसी क्रिस क्रॉस करके बनता है। 10th में नहीं पढ़ा, 9th में फॉर्मूला बनाना बता देते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है, मैग्नीशियम पे चार्ज होता है अब +2, पता है +2 होता है -2, इसका तो अपन इसको -2। 2 लिख सकते हैं। ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, फिर दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेके हटा दो तो फॉर्मूला बनेगा। ऐसे बनता है फॉर्मूला। क्लियर है? यस मैम। ऐसे नहीं समझ में आया तो एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ। देखो, एक एल्यूमिनियम, चल जाए भाई, एक एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, कॉन्फ़िगरेशन होता है 283। तुम बहुत बार समझ चुके हो मुझसे कि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है कि नहीं, बताओ? मैम देता है। है ना? लेकिन क्लोरीन तो एक ही एक्सेप्ट करता है। तो अगर तुम AlCl लिखोगे तो एल्यूमिनियम तो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई, तो इन दोनों का क्या करोगे? यानी एक एल्यूमिनियम के एक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए एक क्लोरीन, दूसरे को लेने के लिए दूसरा क्लोरीन, और तीसरे को लेने के लिए तीसरा क्लोरीन। इसीलिए फॉर्मूला होता है AlCl3। समझ रहे हो? यस मैम। हालांकि इसका पोलैरिटी लेना देना नहीं है, लेकिन चार्जेस तो यहाँ भी बैलेंस है ना, +3 -3 बैलेंस हो रहा है, पर ये -3 3 क्लोरीन से आया है और +3 एक ही एल्यूमिनियम से आया है। तो ये लॉजिक है कि फॉर्मूले में जो नंबर लिखे रहते हैं वो ऐसे ही नहीं लिखे हैं भाई, इनके पीछे लॉजिक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये 9th में पढ़ाया जाता है। आया समझ में? यस मैम। यस यस मैम। मैम। स्ट्रक्चर बना के बता देती हूँ। वाटर के स्ट्रक्चर में सेंटर में ऑक्सीजन है, ये वेंट शेप कहलाता है, वेंट वी है। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसके हिसाब से ज्योमेट्री होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल। अब तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कि मैडम ऐसा क्यों बोल रही है, ये तुम्हें 4th चैप्टर में समझाऊंगी कि sp3 में टेट्राहेड्रल ही ज्योमेट्री होती है। अभी के लिए याद कर लो, वैसे भी तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, इसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, बट फिर भी मैं समझा दूंगी। sp3 का क्या मतलब है? एक s और 3 बार p, यही मतलब है कि नहीं? यस मैम। इस s को मैंने ऐसे लिख लिया, इन p को मैंने 3 बार लिख दिया, तो s और 3 बार p को मैं sp3 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? मैं ले सकते हैं। तो ये sp3 क्यों है, ये कैसे आया, ये सब मैं तुम्हें 4th चैप्टर में बताऊंगी। फिलहाल ये वाटर का स्ट्रक्चर है जिसका बॉन्ड एंगल 105 डिग्री है, और ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है ये 95.7 पिकोमीटर है। किसी ऑब्जेक्टिव में कोई पूछे तो याद कर लो, बाकी इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है? फिर बोल रहे हैं मैम इतना ही काफी है। क्रिस्टलाइन। हाँ, अभी के लिए मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि sp3 क्या है, ये मॉलिक्यूल कैसे बना, ये सब 4th चैप्टर में, इसके लिए छोड़ दो। क्रिस्टलाइन क्योंकि यहाँ दिया हुआ भी नहीं है ना, यहाँ सिर्फ इतना ही दिया है, लेकिन इसको ज्यादा समझ में आएगा 4th चैप्टर में, जब जाएंगे तो फिर रिपीट होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर। क्रिस्टल के फॉर्म में वाटर आइस बना देता है। हमें पता है पानी को फ्रिज में रखेंगे तो जम के आइस बन जाएगी, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। यस बोलो। मैम। ठीक यस है? मैम। देखो बहुत लो टेम्परेचर पे ये क्यूबिक फॉर्म में रहती है। आप याद रखिए, आइस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आइस का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल फॉर्म में वो क्रिस्टलाइज होती है।
लेकिन अगर आइस के ऊपर जो है बहुत लो टेम्परेचर रख दो तो आइस जो है हेक्सागोनल शेप से क्यूबिक हो जाती है, क्यूबिक फॉर्म। ये डेटा है तो तुम्हें रटना ही पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक ऐसा नहीं है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, ये क्वेश्चन है बेटा। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, ये हमें कैसे पता चला और ये ऐसा क्यों है ये मैं बताऊं इससे पहले मैं तुम्हें समझाती हूँ कि हमें पता कैसे चला। जब कभी हम शरबत बनाते हैं और उसमें आइस डालते हैं, सपोज करो कि हमने कोल्ड कॉफी बनाई और हमें फिर भी लगा कि कम कोल्ड है तो हम 2 आइस क्यूब्स डाल लेंगे, तो वो आइस क्यूब उसमें डूब के आत्महत्या कर लेते हैं कि ऊपर तैरते रहते हैं? आत्महत्या। आत्महत्या कर लेते हैं कि दिखते हैं तुम्हें, नीचे चले जाते हैं क्या, सिंक हो जाते हैं? नहीं मैम, पिघल जाते हैं। फ्लोट करते हैं ना भाई, उनको तैरना आता है, दे आर स्विमर्स। कूद के डूबता तो वही है ना जिसे स्विमिंग नहीं आती। बोलो सही बोल रही हूँ कि नहीं? यस मैम। अब आज की क्लास के बाद 1 कप बनाना कोल्ड कॉफी और फिर उसमें 2 आइस क्यूब तैरा के देखना कि तैर रही थी, वर दे स्विमिंग और दे ड्राउंड। डिजॉल्व की बात नहीं कर रही हूँ मैं ड्राउंड की बात कर रही हूँ। ड्राउंड माने डूब गई थी क्या या तैर रही थी? बताओ, तुम्हें याद है बचपन से देख रहे हो खूब आइस क्यूब थोड़ी देर तक तैरती है, तैरेगी उसके बाद मैम। पिघल जाता है। पिघलने की बात नहीं करना, जब डाल रहा है 1 मिनट बाद तक बताओ तैरती है कि थ्रू सिंक हो आउट जाती है? मैं तब तक तैरती है। थ्रू आउट तैरेगी, इसीलिए तो कह रहे हैं डेंसिटी कम है। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो पानी के ऊपर तैरता है। तेल की डेंसिटी कम है, यस पानी मैम। के ऊपर तैरेगा कि नहीं तैरेगा? बताओ, अबव लेयर बनाता है मैम और तैरेगा, वो बनाता है तो ऊपर। हाँ, आइस की भी डेंसिटी कम है, कैसे पता चला? वो पानी के ऊपर तैरती है। लेकिन तुम एक चीज सोचो, पानी तो लिक्विड है और आइस तो सॉलिड है, तो सॉलिड चीजें तो डूब जाती हैं, आइस क्यों नहीं डूब रही? हाँ, डेंसिटी की बात आ गई, डेंसिटी की बात आ हाँ, गई मैम उधर। डेंसिटी कम है। पर अगर कोई पूछ दे कि अब बताओ डेंसिटी ही क्यों कम है? मैम क्योंकि आइस लाइक ऊपर से जमना चालू नहीं होती, अंदर से होती है। मतलब कोई भी कोर पॉइंट है किसी चीज का तो बीच से होती है, तो लाइक अंदर जितनी जमती जाती है तो उसके पार्टिकल उतने क्लोज आ नहीं पाते। पर बाहर से दिखता है क्यूबिक स्ट्रक्चर, अंदर से लाइक उतना सॉलिड नहीं हो पाता शायद। बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। आइस क्यूब अगर कभी आधा जमा हो तो देखना, साइड साइड से जम गया होता है, बीच में पानी भरा होता है। उल्टा बोल रहे हैं आप। वो भी देखा है मैम। वो अंदर से, अगर ये आइस का टुकड़ा है, ठीक है, तो ये बाहर से अंदर की तरफ जमता है ना? पहली बात तो हमें ये डिस्कस ही नहीं करना था, पर तुमने गलत स्टेटमेंट बोल दिया तो मुझे समझाना पड़ा। पहले ये चीज जमेगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुमने जो है थोड़ी देर पहले ही रखा हो जमने के लिए और फिर तुम्हें पेशेंस ना हो, तुमने कहा हमें तो चाहिए, निकालो निकालो, तब तुमने देखा हो कि सिर्फ वॉल्स उसकी जमी थी और बीच में तो पानी भरा था ठंडा? नहीं देखा यस कभी? मैम, ऊपर का जम ये जाता है, नीचे का पानी रह जाता है ना, ये तो आइस बेटा हमेशा बाहर से अंदर की तरफ जम रही है। अंदर से बाहर जमती तो क्या होता, बीच का जम जाता, साइड साइड में पानी बचा रहता। ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इस पे कोई लॉजिक ही नहीं लगाना। लॉजिक ये है कि आइस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये बीच बीच में आइस के एयर गैप्स हैं, एयर गैप्स भरे हुए हैं। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में हवा भरी है बीच बीच में, इसीलिए आइस तैरती है। इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर, दैट इज। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि जो लेक्स होती हैं, लेक्स में है। यस मैम। विंटर सीजन में जब बहुत सर्दी पड़ती है तो विंटर में ये लेक है, ठीक है, ये इतनी बड़ी लेक है सपोज, है ना, ये लेक है। विंटर में क्या होता है, ऊपर का जो वाटर सरफेस है वो तो पूरा आइस बन जाता है, ऊपर का पानी काफी मोटा मोटा आइस बन जाता है। क्या लगता है तुम्हें, यहाँ पर मछलियां भी जम गई होंगी अंदर, या बाकी एक्वाटिक लाइफ का क्या होता होगा? नो मैम। वो जिंदा रहती मैम है। ऊपर ऊपर जमती है, नीचे तो क्यों पानी जिंदा? रहता है। हाँ, नीचे पानी रहता है लेकिन वो तो ठंडा पानी रहता होगा ना, तो फिर बेचारियों का ये क्यों नहीं मर जाती? व्हाट इज द रीजन? जब बायो वाली बात हो गई। अब नीचे टेम्परेचर बायो वाली नॉर्मल बात रहता है, है, तुम लाइक आइस अभी मैथ्स Yes, वाले ma'am. हुए हो 10th तक? हाँ, ब्लडेड होती है क्या 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 रिपीट? मैम, वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं। तो कोल्ड ब्लडेड है तो मतलब क्या है
कि अपना नीचे टेम्परेचर वाली हमें कैसे गर्म सेट रहता कर है। लेंगे। मतलब जिस तरीके का पानी का टेम्परेचर होता है वो अपनी बॉडी का भी उस हिसाब से सेट कर लेती है। देखो ये बात तो सच है ही। हम क्या नाम है मुस्तफा, इसके साथ एक और फैक्ट भी है बेटा कि नीचे पानी ये गर्म जो रहता है। आइस की चादर है ना, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। आइस इज अ इंसुलेटर, तो बाहर की ठंडक अंदर घुस नहीं पाती, तो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। समझ रहे हो? अच्छा यस मैम। हाँ, तो आइस इज एन इंसुलेटर विच इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ। तो ये बल्कि अच्छी बात हो गई कि सर्दी में बाहर ऊपर का पानी जम गया है तो अंदर अब लाइफ प्रोटेक्टेड है। तो ये आइस की अच्छाई है। तो क्वेश्चन आइस के रिस्पेक्ट में था, मछलियों के रिस्पेक्ट में नहीं। अपन बायो नहीं पढ़ रहे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे। अभी देखो आइस का स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो आइस हैज अ हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। इसकी आइस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऐसा स्ट्रक्चर है। इसके बाद एक्सरे शोज दैट ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 276 पिकोमीटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स आइस अ रेदर ओपन टाइप स्ट्रक्चर। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भैया आइस की डेंसिटी कम क्यों है, तो लिख देना उसका स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर होता है। एंड इट हैज वाइड होल्स, यही बोला था मैंने, हवा भरी होती है, छेद होते हैं उसके बीच में। These holes can hold some other molecules of appropriate size interstitially। इसका मतलब ये है कि आइस के मॉलिक्यूल्स, अगर ये एक आइस का मॉलिक्यूल है, ये एक आइस का मॉलिक्यूल है और ये एक आइस का मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में भी कुछ खाली जगह होती है जहां पर ये किसी और को भी रख सकते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच की जगह है, इसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। समझ आया है कि नहीं आया है? भाई स्पेस में एयर भरी रहती है। एयर तो आइस के मॉलिक्यूल्स के खुद के बीच में भी भरी रहती है। बोलो क्लियर हो गया है? यस मैम। हमें क्वेश्चन कोई पूछूं? डाउट है तो बोले। हाँ, दो पूछ लो। मैम जब हम गर्म पानी की आइस जमाते हैं तब वो एकदम क्लियर जमती है, और जब हम लाइक नॉर्मल कोई भी पानी की आइस जमाते हैं हाँ, तो वो इसका लाइक इसका क्लाउडी हो जवाब मैं जाती है। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर पढ़ाते समय देती हूँ। ये जो 2 मिनट सॉल्ट का होती है टाइम दो। उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी बताती हूँ, देखो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस से रिएक्ट करता है, लेकिन उसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन दी हुई है। मैंने पिछली क्लासेस में एम्फोटेरिक वर्ड का नाम लिया था, अगर तुम्हें याद हो तो। याद है? लिया था ना एम्फोटेरिक वर्ड। एम्फोटेरिक का क्या मतलब बताया था? एनीबॉडी कैन रिकलेक्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक? मैम वो कोई दो अपोजिट चीजों पे लाइक एक्ट करता। नहीं, किसी और को याद है? गर्ल्स, विल यू बी ट्राइंग? एम्फोटेरिक क्या बताया था मैंने? ये भी करता है वो भी करता है, लाइक एम्फोटेरिक ऑक्साइड पड़ी थी पिछले साल, वैसा ही है। अरे मैंने अभी पिछले लेक्चर्स में एम्फोटेरिक वर्ड बोला है और मैंने समझाया भी है। श्रिया, डू यू रिमेम्बर? मैम एसिड बेस दोनों के साथ एम्फोटेरिक दोनों नेचर के रहता है। साथ नहीं, दोनों की तरह। वेरी गुड, काफी कुछ याद था तुम्हें। वाटर जब डिसोसिएट होता है तो वो H प्लस और OH माइनस दोनों बनाता है। तो वाटर कुछ रिएक्शंस में H प्लस देता है और कुछ में OH माइनस देता है। समझ लो? वैसे मुझे ये कहना चाहिए था कि एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये होता है कि वो डिसोसिएट होने पर दोनों दे सकता है, एक एसिडिक रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल। ठीक है, इसीलिए जो है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ लो। इट हैज द एबिलिटी टू एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। एसिड की तरह भी काम कर सकता है। भाई जो चीज H प्लस देती है वो एसिड होती है, जो OH माइनस देती है वो बेस होती है। लास्ट ईयर पढ़े हो ना 10th में? यस मैम एसिड पढ़ा है। बेस एंड सॉल्ट चैप्टर था ना 10th में? तो यस मैम सेकंड वाटर चैप्टर। एक ऐसी चीज है, वाटर एक, देखो मैं एक एग्जांपल बोलती हूँ। HCl को अपन क्या कहते हैं बताओ? किसको? HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। आशिमा एंड श्रिया, आर यू देयर इन द क्लास? यू हैव नॉट स्पोकन इवन अ सिंगल वर्ड टुडे। Yes, ma'am. आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट बेटा? बोला करो, क्या तुम्हें समझ आ रहा है सब कुछ? हाँ मैम, मैं बोला था। अच्छा, बहुत पहले बोला होगा। एंड हाउ अबाउट आशिमा?
Yes, Ashima, ma'am. can you hear? Are you able to hear? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है तुमको? Yes, ma'am. आ रहा है. ओके, ठीक है। तो HCl को क्या कहते हैं, मैंने ये पूछा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इसका डिसोसिएशन करोगे तो क्या बनेगा? H प्लस बनेगा और Cl हाइड्रोजन माइनस बनेगा। प्लस क्लोरीन. हाइड्रोजन नहीं है वो, सौगात, हाइड्रोजन आयन है बेटा, प्रोटॉन बोलो। हाँ. ये हाइड्रोजन आयन है, इस पे चार्ज लगा है ना, तो H प्लस बन रहा है, यहाँ Yes, H प्लस बन रहा है, क्या OH माइनस बन रहा है? नहीं. तो इसका मतलब जब ये OH माइनस नहीं दे रहा तो ये बेस नहीं हो सकता, खाली एसिड होगा, क्योंकि सिर्फ H प्लस दे रहा है। लेकिन अगर मैं NaOH लिखती हूँ तो NaOH टूटता है तो Na प्लस प्लस OH माइनस बनाता है। क्या तुम्हें इसकी डिसोसिएशन में H प्लस दिख रहा है? OH माइनस तो दिख रहा है, यहाँ OH माइनस तो दिख रहा है लेकिन H प्लस नहीं दिख रहा। यहाँ H प्लस तो दिख रहा है पर OH माइनस नहीं दिख रहा, इसीलिए इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड सिर्फ H प्लस देता है और बेस सिर्फ OH माइनस देता है, लेकिन वाटर दोनों देता है, H प्लस भी देता है। जब H प्लस दे तो एसिड की तरह काम कर रहा है, जब OH माइनस दे तो बेस की तरह काम कर रहा है। बोलो अब आ गया? हम आ गया बच्चे समझ में. और कोई Yes, भी ma'am. चीज ऐसी, कोई भी ऐसी चीज जो दोनों देती है, मौका पड़ने पर H प्लस भी दे देती है, OH माइनस भी दे देती है। और पिछला लेक्चर याद करो, मैंने तुम्हें बताया था हाइड्रोजन की कैपेसिटी है कि उसका मन पड़े तो एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है यस मैम बताया था. ना? बताया था कि नहीं बताया था? भाई एक इलेक्ट्रॉन बताया था. ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो H माइनस आयन बना देगा, और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्रोटॉन बना देगा। तो ये इसके पास ये भी कैपेसिटी है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन ले भी लो दे भी दो, वर्सेटाइल एलिमेंट है, तभी तो दुनिया भर से एडजस्ट कर लेता है। कितने कंपाउंड बनाए थे इसने, इलेक्ट्रॉन पूरे वाले, इलेक्ट्रॉन कम वाले, इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाले, पिछली क्लास में तो पढ़ा था अपन ने। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स नहीं पढ़े थे तुमने हाइड्रोजन के? समझ सकते हो बेटा, मैं तुम लोगों का दर्द। कंटिन्यू तुम्हारी क्लासेस चल रही हैं तीनों सब्जेक्ट की, और कंटिन्यू तुम्हारे टेस्ट चल रहे हैं बिना गैप के। तो मेरी सिंपैथी तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत लंबा समय था और तुमने टिंडे छिले बैठ के, है ना, आलू टमाटर काटे। तो तुम्हें टेंशन तो हो रही होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन बेटा इसीलिए कहते हैं पहले से इतना पढ़ो कि तुम्हें सिर्फ अभी रिवीजन करना हो। वैसे चीटिंग वीटिंग तो नहीं करते ना तुम लोग एग्जाम में, बताओ ना जरा। मैं टेस्ट लेती हूँ तो कौन कौन चीटिंग करता है? जो भी करता है या जो भी करने की सोचता है या सोच रहा है या कर चुका है, उससे मुझे ये कहना है कि अगर तुम चीटिंग कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि वाह मजा आया, हमने मैडम को बेवकूफ बनाया, तो उसे ये पता होना चाहिए कि तुमने तो हर महीने फीस देनी है, स्कूल की भी और मैडम की भी, है ना? तो तुम करो चीटिंग, मैडम का क्या नुकसान है? तुम अपनी ही दुनिया लुटा रहे हो। एक तो माँ बाप के पैसे भी लुटा रहे हो, ऊपर से सीख भी कुछ नहीं रहे। समझ रहे हो? तो बेटा तुम किसको धोखा दे रहे हो? एक बार एनालिसिस कर लेना इस बात का कि मैंने क्या बोला है, क्यों बोला है। मेरा नेटवर्क बहुत तेज है, बहुत तेज। तुम अपने घर में बैठ के चीटिंग करोगे, मुझे अपने घर में पता चलता है। और अगली बार अगर कभी मुझे मौका मिला तो फिर मैं करती हूँ। मैं स्कूल के बच्चे जो चीटिंग करते हैं ना, मेरे को सबका अपने, भाई टीचर बचपन से पढ़ा रहा होता है, बचपन से नहीं 2 साल से तो पढ़ा ही रहा होता है, तो उसको पता होता है कौन सा बच्चा कितना कर सकता है किसी सवाल को। तो जो 18, 19, 20 ले आते हैं उनकी मैं बैंड बजा देती हूँ क्लास में कि चल बताओ ये कैसे आंसर आया। बहुत करता, मैंने इस साल 12th में किया ये। तो ऐसी नौबत मत लाना, वरना तुम तो 5 ही लोग हो। और आई ट्रस्ट यू, है ना? और मेरा ट्रस्ट तो तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हु द हेल आई एम, बट समझ रहे हो ना, जिन्होंने बहुत सारा पैसा खर्चा किया है, बहुत सारा ट्रस्ट है जिनको तुम्हारे ऊपर, मम्मी पापा तुम्हारे, उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखो बेटा। कभी तो स्कूल खुलेगा ही, या चलो नहीं भी खुला, तुम्हारी 12th हो गई कोरोना के कारण, कोरोना की दुआ से, तो जहां खड़े हो गए जिंदगी में, जब मुंह खोलोगे तो सामने वाला तुम्हारी नॉलेज तुम्हारे मुंह खोलते से ही जान लेगा कि तुम्हें कितना ज्ञान है, कि तुम कितने अज्ञानी। समझ रहे हो ये मैंने क्या बोला है? अभी तुम बच्चे हो, बच्चों को समझ में नहीं आता है। बहुत मेहनत करके पढ़ो, बहुत मेहनत करके, क्योंकि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे उसमें चीटिंग करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। अभी नीट होने वाला है, 12 सितंबर को पेपर है। कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं है बेटा, जाके देना है,
OMR शीट में गोले काले कर करके। तो तुम्हें भी कॉम्पिटिटिव देना ही है आगे चल के, या कुछ भी करना है तो बहुत मेहनत से पढ़ो इसकी। चीटिंग इज नॉट द सोल्यूशन। कॉलेज वाले क्या बोल रहे हो? अभी कल परसों पेपर में आया था लाइक कोई हिमाचल या अरुणाचल की साइड स्कूल वगैरह वो कॉलेज वगैरह खुल गए, तो वहाँ का लाइक हाँ जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में अभी आ चुके हैं ऑनलाइन एग्जाम देके, उनको बोला वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कि आप लोग पहले फर्स्ट सेमेस्टर का ऑफलाइन एग्जाम दो फिर सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देना। तो हमने यूजीसी को नोटिस लिख दिया उसके लिए। तो फिर यूजीसी ने बोला कि वो स्कूल के कॉलेज के ऊपर है। अब रो रहे हैं सब बैठ के। हाँ डेफिनेटली। इनफैक्ट मैं तो मतलब अपने हाथ में नहीं है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में क्या है, क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिल और दिमाग चाहिए चीटिंग ना करने के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग दिल और दिमाग चाहिए। और पता है बेटा, तुमको लगता है कि तुमको नहीं, मतलब जैसे भी जो भी बच्चे चीटिंग करते होंगे उनको लगता है कि है ना हमने टीचर को पागल बना लिया है। जब तुम पैदा हुए थे ना तब से पढ़ा रही हूं मैं। एक सवाल पूछूंगी और मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुमने चीटिंग करी है। मैं कॉपी देख के बता लूंगी कि मैं तुमने चीटिंग करी है। इसकी तुम्हारी मुस्तफा की मम्मी तो टीचर है ना, पूछना। बाकी किसी की मम्मी भी टीचर है क्या? अगर किसी की मम्मी मौसी चाची मामी टीचर हो तो पूछना उनसे कि आपको कैसे पता चलता है कि बच्चा क्या कर रहा है। वो समझ वी में आ ही हैव अ जाता है सिक्स अलग। सेंस। आ जाता है बेटा, सब पता है हमको, ज्ञानी लोग हैं हम लोग। तो इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि बहुत मेहनत करके पढ़ो। मैं ये नहीं कहा कि तुम लोग चीटिंग करते हो, पर मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है बेटा। सोच भी रहे हो और कर ली है अगर, समझ जाओ फिर आगे। चलो ठीक है, छोड़ो इस बात को। तो एम्फोटेरिक वर्ड का मतलब तुम्हें समझ आ गया है। ये रिएक्शंस यहाँ लिखी हुई हैं, देखो। अमोनिया से रिएक्शन करते समय वाटर ने H+ दिया है अमोनिया को, तभी अमोनिया ने H+ लेकर NH4+ बनाया अमोनियम आयन। और सल्फ्यूरिक H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करते समय इसने OH- दिया है, ठीक है, या ये कह लो प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। तो ऑटो प्रोटोलिसिस, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, खुद से। प्रोटोलिसिस मतलब प्रोटॉन दे देना। वाटर खुद प्रोटॉन दे देता है अगर दो वाटर मॉलिक्यूल्स हो साथ में। देखो क्या मजे की बात बोली इसने। इसने ये बोला कि ऐसा भी होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल अगर ये डिसोसिएट हुआ है H+ और OH- में, और ये भी डिसोसिएट हुआ है OH- और H+ में, तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों आयन और ये मिलकर, देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 H3O+ बन जाए। अब ये कैसे हुआ, ये ऑर्गेनिक में एक्चुअली समझ में आता है, पर फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। देखो होता क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है ऐसा, उसके ऊपर है 2 लोन पेयर और एक इधर हाइड्रोजन एक इधर। अब ये जो लोन पेयर है ना, ये बहुत शरारत करते हैं, इनको यहाँ पे प्रोटॉन दिखता है, प्रोटॉन, तो इसके पास है प्लस, यहाँ बैठा इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको अट्रैक्ट करता है, आ गले लग जा। तो ये दोनों लोन पेयर उठ के ना बॉन्ड बन जाते हैं, और बॉन्ड बन के इस H को जोड़ लेते हैं, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे से ऐसा बन जाता है। ये वाला H यहाँ जुड़ गया, 2 H ऑलरेडी थे ही, और एक ये लोन पेयर। अच्छा, इसका एक लोन पेयर इसने यहाँ दे दिया H+ को, बॉन्ड बना लिया ये वाला, तो यहाँ पे एक प्लस आ जाता है। इसी को कहते हैं बेटा हाइड्रोनियम आयन बन गया, हाइड्रोनियम आयन। समझ आया हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? अधिकतर पानी में अगर तुम एसिड डाल दो ना तो एसिड H+ देता है, तो वाटर एसिड से H+ लेके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। क्या तुम्हें हाइड्रोनियम आयन समझ में आया है? ये जो रिएक्शन लिखी है, वाटर प्लस वाटर गिव्स H3O+, इस H3O+ का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। क्लियर है कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. इसके बाद लैब में जाओगे तो मैडम से अपनी कहना कि सोडियम पीस की वाटर से रिएक्शन करके बताओ। मेरे पास जो बच्चे हैं उनको तो मैं करके बता ही दूंगी। सोडियम का एक टुकड़ा पानी में डालो तो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड मेक्स NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और तुम्हें पता है सोडियम का टुकड़ा तुम्हें जलता हुआ दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, इट इमीडिएटली कैचेस फायर, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। तो जैसे ही हाइड्रोजन निकलती है तुरंत आग पकड़ लेती है और तुम्हें सोडियम का टुकड़ा जलता हुआ दिखाई देगा। तो इस रिएक्शन से बहुत अच्छी क्वांटिटी में डाई हाइड्रोजन निकलती है। वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, वाटर का ऑक्सीडेशन करो तो तुम्हें ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। तुम जानते हो कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, पेड़ों को अगर पानी नहीं मिलता तो सूख जाते हैं कि नहीं सूख जाते?
सूख जाते हैं क्योंकि वाटर रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस में पानी लगता है। क्लोरीन के साथ वाटर जो है वो ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ भी देता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है सच, बट पता होना चाहिए। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसिस वर्ड मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, याद है? ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस समझाया था, उसमें लाइसिस वर्ड का मतलब क्या बताया था? लिसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिसिस? लिसिस का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन, टूट जाना, और हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी डालो और सामने वाली चीज को तोड़ दो। हाइड्रोलिसिस का ये मतलब हुआ। तो देखो तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है P4O10, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, इसमें पानी डालो, 6 मॉलिक्यूल पानी दोनों के, टूट जाएंगे। तो ये इस बड़े से मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे तो ये तोड़ नहीं रहा है, इसने जो है एडिशन प्रोडक्ट बना लिया है पूरा का पूरा 4H3PO4। ये एडिशन प्रोडक्ट है, ये हाइड्रोलिसिस नहीं है। हाइड्रोलिसिस नीचे वाली रिएक्शन में हुआ है। ये देखो सिलिकॉन क्लोराइड है, टेट्रा क्लोराइड, उसकी वाटर से रिएक्शन करा तो सिलिकॉन का ऑक्साइड और 4HCl बना, तो ये सिलिकॉन क्लोराइड टूट गया है, इसका क्लोरीन निकल गया और इसकी जगह वाटर से ऑक्सीजन यहाँ आ गया है। इसके बाद देखो हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो बेटा एक्वस सोल्यूशन में बहुत सारे सॉल्ट जो है वो क्रिस्टलाइज होके क्या बना देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो तुम्हें 12th में समझना आएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हो। अब तुम्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं पता है, ये भी हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनता है। एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है, मैं 4th चैप्टर में ही समझाऊंगी। अगर किसी मॉलिक्यूल पे ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, अंदर कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, मैथ्स में जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, तो ऐसी एंटिटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाती है। ऐसी एंटिटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाती है। बोलो कोई डाउट है? यस मैम। अभी हम पढ़ेंगे हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है? क्या छूने में सॉफ्ट लगता है? ऐसा पानी जो सोप के साथ लेदर बनाता है, झाग बनाता है, वो सॉफ्ट वाटर है। यानी कि हार्ड वाटर वो वाटर है विच जो झाग नहीं डज बनाता। नॉट लेदर, डज नॉट लेदर विथ सोप। सोप के साथ कोई लेदर नहीं फॉर्म करता, कोई झाग नहीं बनाता। अब समझ आया सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है? यस मैम। अब सॉफ्ट वाटर के ऊपर हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सब कुछ हार्ड वाटर पे पढ़ना है। हार्ड वाटर क्यों हार्ड है? सवाल है क्यों बेटा, क्यों तुम हार्ड हो, क्यों तुम मैम सॉफ्ट नहीं हो? डेंसिटी के डिपेंडेंट है। नहीं, डेंसिटी के बिल्कुल भी ऊपर। नहीं, नहीं। हार्ड वाटर वो हैवी वाटर था जो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने से हैवी था, ये हार्ड है। हार्ड वाटर, हार्डनेस दो तरह की है। हार्ड वाटर दो तरह का हो सकता है, या वाटर में प्रेजेंट हार्डनेस दो तरह की हो सकती है। एक होती टेम्पोरेरी हार्डनेस, एक होती परमानेंट परमानेंट। हार्डनेस। कभी तुमने पानी उबाला है? उबाला ही होगा। यस मैम उबाला है। तो पानी नहीं उबाला तो आज उबाल लेना, या किसी दिन उबाल के हाँ देखना उबाला है। कि थोड़ी देर बॉईल करते हो तो नीचे बहुत कम लेकिन थोड़े से भी व्हाइट व्हाइट फ्लेक्स जमा हो जाते हैं। मैम वो तो बहुत दिन करने के बाद होता है, देखा है सूख कभी? जाता है उसके। मैं हाँ हमारा सूख सॉल्ट से हो जाता है जाता बिल्कुल है। ऊपर, पत्थर जैसे। पत्थर जैसे वो तो हाँ, वो भी एक तरीके से इवापोरेशन के कारण हार्डनेस ही सेपरेट हुई है। बोलो बेटा। जो हार्ड वाटर होता है ना, इसको सोप के साथ ना ये स्कम बना देती है। अगर हार्ड वाटर से कपड़े साफ करते हो ना तो सोप उसमें झाग नहीं बनाता और फिर जो है स्कम बना देता है। स्कम मतलब वाइट वाइट वो जम जाता है कपड़ों पे। हार्डनेस दो तरह की है, टेम्पररी और परमानेंट। हार्डनेस बेटा कब होती है सॉल्ट वाटर में? जब सॉल्ट प्रेजेंट हो, सॉल्ट प्रेजेंट हो, पानी में जब नमक प्रेजेंट हो। कौन से नमक? तो बेटा अगर जो है तुम्हारे सॉल्ट में, मतलब तुम्हारे पानी में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो, MgHCO3 होल ट्वाइस, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो, ठीक है, लिख लेना नाम, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो, तो ये टेम्पररी हार्डनेस करते हैं। टेम्पररी हार्डनेस जो है वो क्या है? अगर मैं इस सॉल्ट के साथ पानी को गर्म कर दूंगी
तो मैंने अभी जो बोला गर्म करते हो तो नीचे व्हाइट व्हाइट जम जाता है, तो ये गर्म करने से ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, ये बॉईल करने से हाइड्रोजन कार्बोनेट की बजाय क्या बन जाता है, सिर्फ कार्बोनेट बन जाता है, सिर्फ कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखो यहाँ रिएक्शन लिखी है, बॉइलिंग। बॉइलिंग अगर आप टेम्पररी हार्ड वाटर को बॉईल करते हो तो ड्यूरिंग बॉइलिंग द सोल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज चेंज इनटू इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये रिएक्शन हो गई, दोनों बाइकार्बोनेट एक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया और एक कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, और ये इनसोल्यूबल है। यही तुम्हें वो सफेद सफेद पानी के नीचे मिलता है, क्योंकि ये पानी में घुलते नहीं है ये। तो टेम्पररी हार्डनेस से तुम क्या समझते हो कि टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय क्या, बॉइलिंग। पानी को गर्म करोगे तो ये दोनों सॉल्ट जो कि पानी में घुले हुए थे वो निकल के इनसोल्यूबल सॉल्ट बन जाएंगे और पानी के नीचे नीचे जमा हो जाएंगे, तो ये पानी से हट गए ना। तो टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। समझ में आया? यस मैम। एक और मेथड है क्लार्क मेथड। मैंने ना आईआईटी के पेपर में क्वेश्चन देखा था 3-4 दिन पहले। मैं तुम्हारे लिए शीट बना रही थी हाइड्रोजन की, हालांकि बन नहीं पाई वो, मैं बहुत बिजी चल रही थी। स्कूल जाना है इस समय, मुझे रोज स्कूल जा रही हूँ। 26 तारीख तक मुझे डेली स्कूल जाना है, तो मैं आज तो 2 बजे घर आ पाई, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। पर मैंने क्वेश्चंस देखे थे कि मुझे शीट अरेंज करनी है, तो क्लार्क मेथड पे क्वेश्चन था, टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय, बड़े सारे मेथड लिखे थे उसमें, क्लार्क मेथड भी था। तो टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने के 2 मेथड है, थ्योरी याद करना है बस, बॉइलिंग और क्लार्क मेथड। बॉइलिंग और क्लार्क मेथड याद है? याद हो जाएगा? इक्वेशन भी तो याद करनी होगी। हाँ, इक्वेशन 2 है, ऑब्जेक्टिव मेथड याद कर लेना। इक्वेशन भी हालांकि कुछ खास कठिन नहीं है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दो तो इनसोल्यूबल कार्बोनेट बन जाता है, जो कि ये नीचे का एरो लगा है, मतलब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ये इनसोल्यूबल है तो पानी से अलग हो जाएंगे क्लार्क मेथड से। समझ आया? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड माने लाइम डालना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है केमिकली, और इसको लाइम भी बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गया? यस मैम। अब परमानेंट हार्डनेस में 3 मेथड है। एनसीईआरटी के हिसाब से परमानेंट हार्डनेस में फिर से 3 मेथड है। परमानेंट हार्डनेस होती क्यों है बेटा? तो परमानेंट हार्डनेस होती या तो कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है या मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है। इसको अपन रिमूव नहीं कर सकते ना? रुको अभी, या तो कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है। ये 4 सॉल्ट अगर प्रेजेंट है, 4 में से कोई एक प्रेजेंट है, तो पानी को परमानेंट हार्ड है बोलेंगे। अब इस वाटर के साथ बड़ी दिक्कत है, देखो इसको तो बॉईल करके तुमने ठीक कर लिया, इसका क्या करो? तो ये बॉईल करके सही नहीं होता, इसके लिए तुम्हें इसको केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट में एनसीईआरटी ने 3 मेथड दिए हैं। पहला है वॉशिंग सोडा मेथड। यस मैम। वॉशिंग सोडा कि भैया हार्ड वाटर में कपड़े धोने हैं तो साबुन से मत धो, डिटर्जेंट से धो, तो इसीलिए वॉशिंग सोडा बोला है। वॉशिंग सोडा हार्ड वाटर में भी कपड़े धो देगा साफ साफ, ठीक है, तो वॉशिंग सोडा यूज कर लेंगे। दूसरा मेथड है कैलगन मेथड। कैलगन मैं बताती हूँ क्या ये। फिर तीसरा है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज। और लास्ट मेथड है सिंथेटिक रेजिन। सिंथेटिक रेजिन। तो बेटा जी 4 मेथड है केमिकल ट्रीटमेंट के लिए, और इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलगन मेथड। वैसे आयन एक्सचेंज भी इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये सब में रिएक्शन लिखी है और थोड़ी थोड़ी थ्योरी है जो हमें पढ़नी है। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट मेथड भी कहते हैं। इसमें सोडियम कार्बोनेट डाल दो तो क्लोराइड से कार्बोनेट बन जाएगा, और तुमने अभी पढ़ा कार्बोनेट इनसोल्यूबल होता है, ये देखो। तो हमें करना क्या है, हर सॉल्ट को कार्बोनेट में कन्वर्ट कर दो। अगर वो बाइकार्बोनेट है तो भी कार्बोनेट में बदल दो, सल्फेट या क्लोराइड है तो भी कार्बोनेट में बदल दो। तो क्योंकि ये वाले सब सॉल्ट हैं पानी में घुले हुए रहते हैं, कार्बोनेट पानी में घुलता नहीं है, वो नीचे बैठ जाता है तो अलग हो जाता है। तो वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डाल दोगे। वैसे ये मेरे हिसाब से गलत है, वॉशिंग सोडा वर्ड लिखना नहीं चाहिए इनको। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2, है ना। और ये तो सोडा ऐश है, सोडियम कार्बोनेट है सिर्फ। 10th में रिएक्शन पड़ी होगी ना, वॉशिंग सोडा को हीट करो तो 10 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाते हैं, Na2CO3 बचता है, उसे कहते हैं सोडा ऐश, ठीक है। लेकिन अब एनसीईआरटी कह रही तो सब सही है, सोडियम कार्बोनेट खुद लिख रहा है और फिर उसको वॉशिंग सोडा बोल रहे हैं, बेवकूफ।
तो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। यह M का मतलब है मैग्नीशियम और कैल्शियम। क्लियर हुई ये रिएक्शन? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अब ये Yes. मेथड जरा सुन लो, कैल्गन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ आशिमा? यू सेड समथिंग? No, ma'am. बेटा ये कैल्गन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैल्गन वर्ड कहाँ से आया है? कैल वर्ड आया है साइंटिस्ट। कैल्शियम से ना, हमेशा साइंटिस्ट के नाम से नहीं आता बेटा। कैल वर्ड आया है कैल्शियम के CaL से, और GON आया है GONE गॉन का। तो इस मेथड में कैल्शियम विल बी गॉन, कैल्शियम चली जाएगी इसलिए इसका नाम है कैल्गन। ठीक है, कैल्शियम गॉन। अब एक्चुअली ये तो समझाने के लिए समझाया कि एक्चुअली इसका नाम मतलब यही है, मैं नहीं बता रही हूँ, बुक ने बोला है। तो इसमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। हेक्सामेटाफॉस्फेट इसका फॉर्मूला रट लेना। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है व्हाट इज कैल्गन। फॉर्मूले दिए होंगे 8-10, मतलब 4 दिए होंगे, उसमें से तुम्हें पता होना चाहिए कि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जिसका फॉर्मूला है Na6P6O18। सही लिखा ना मैंने? O18 ये फॉर्मूला है। तो Yes, तुम्हें ma'am, सही कुछ भी लिखा। फॉर्मूला दे दे तो कैल्गन इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इसी को कैल्गन भी कहते हैं। क्यों कैल्गन कहते हैं? क्योंकि इससे जब तुम इन सॉल्ट वाले वाटर को रिएक्ट करोगे ना, तो ये अपना सोडियम निकाल के इनकी जगह दे देगा, कैल्शियम उठा लेगा और अपने फॉर्मूले में रख लेगा। इसीलिए कह रहे हैं कैल्शियम गॉन। जब ये आता है तो कैल्शियम गॉन। समझ रहे हो? जब गब्बर आता है तो सबको डर लगता है, तो ये वाला गब्बर जब आता है तो कैल्शियम को डर लगता है और कैल्शियम अपना घर छोड़ के भाग जाता है, इसलिए इसका नाम है कैल्गन। ये देखो, समझ रहे हो? ये ऐसे टूट जाता है, पहले 2Na और ये आयन बनाता है, प्लस और माइनस आयन। अब इसमें जो है आप इसको यहाँ इससे रिएक्ट करा लो। ये M क्या है? मैग्नीशियम कैल्शियम। तो ये क्या करेंगे? ये देखो, ये M जाके इस कंपाउंड में सोडियम की जगह बैठ जाएगा, तो सोडियम, समझ रहे हो? इसको आयन एक्सचेंज की तरह आप काम कर रहे हो। तो कॉम्प्लेक्स जो है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन सोल्यूशन में चले गए, तो इससे कैल्शियम हटा सकते हैं आप। आया समझ में? हम आ गया। वैसे इनके रिएक्शंस आप नहीं पढ़ो तो कोई मतलब नहीं है, इस चैप्टर का वेटेज 1 या 2 नंबर है मात्र, तो रेयर है कि रिएक्शन पे क्वेश्चन आए। मैं तुम्हें जितने पीरियडिकल में क्वेश्चन आए तो दूंगी पूरा ना, करना पड़ेगा। हाँ पीरियोडिकल में तो हाँ पूरा चैप्टर आया तो कुछ नहीं कर सकते, तब तो आ सकते हैं। फिर भी कितने आएंगे भाई? 10-12 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बनते नहीं है। बन तो हर एक लाइन पे क्वेश्चन जाएगा, पर इंपॉर्टेंट भी तो होना चाहिए। जैसे ये कैल्गन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण, परमानेंट हार्डनेस किसके कारण, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आयन एक्सचेंज मेथड क्या है? उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि आयन बदल डालो। तो इसमें एक चीज यूज होती है जिसे कहते हैं जियोलाइट। जियोलाइट यूज करना। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज जियोलाइट और परम्यूटेट मेथड। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, आयन एक्सचेंज मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश कैल्गन मेथड, जियोलाइट मेथड, सिंथेटिक रेजिन मेथड, या सोडियम कार्बोनेट मेथड। समझ रहे हो कैसे ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जियोलाइट या परम्यूटेट। जियोलाइट मेथड। अब ये जियोलाइट क्या है? हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज कॉल्ड एज जियोलाइट और परम्यूटेट। ये भी याद करो, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो अंडरलाइन कर लो। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये लिखा है फॉर्मूला NaAlSiO4, जिसमें इस AlSiO4 को Z से रिप्रेजेंट कर दिया है। Where this is added in hard water, exchange reaction takes place। जब आप ये NaZ को मेटल के साथ डालोगे तो मेटल क्या करेगा? मेटल जो है Z के साथ चला जाएगा और सोडियम हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे M क्या है? मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो देख रहे हो, मैग्नीशियम और कैल्शियम को तुमने क्या कर दिया? एल्यूमिनियम सिलिकेट के साथ बांध के बंधक बना दिया है। अब तुम्हारे पानी में Na+ है, तो Na+ से हार्डनेस तो होती नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे जो हार्डनेस कॉजिंग आयंस थे मैग्नीशियम और कैल्शियम, उनको तुमने क्या कर दिया? इस Z नाम की हथकड़ी से जकड़ दिया। यहाँ पे भी यही हुआ था। बोलो क्लियर हुई ये रिएक्शन? मैम ये और एक बार समझा दीजिए। बेटा इसमें ये हुआ है, देखो लिख के ही बता देती हूँ, डाउट आ रहा तो। मैंने बोला कि जियोलाइट एक चीज होती है जिसका फॉर्मूला है, जिसका केमिकल नाम है क्या?
सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, तो जियोलाइट का फॉर्मूला हो हाँ। गया NaAlSi और क्या लिखा है O4, और है ना, यही होता है ना फॉर्मूला। यस मैम, ये लिखा है। तो यस मैम। AlSiO4 की जगह बुक ने लिख दिया Z। जेड। तुम्हारा नहीं मैंने माने कि तो इस तुम पूरा चार लिखो, चीजों को, है। इन चारों को इस- ये करके जेड मानते हैं अपन। इन चारों को Z किससे रिप्लेस कर दिया, उसका कारण है, अभी समझाते हैं। देखो, इसने कहा कि 2 मॉलिक्यूल NaZ के ले लो, इसके रिएक्शन करा लो तुम्हारे सॉल्ट वाले पानी से, यानी तुम्हारा ये रखा है, इस पे 2+ चार्ज है, यानी या तो ये Mg2+ है या तो ये Ca2+ है, ये तुम्हारा Mg2+ है या Ca2+ है। अब वो कह रहा है कि क्या होएगा जब ये NaZ से रिएक्ट करेगा ना, तो ये Z जो है ये इसके साथ जाके चिपक जाएगा। Z माने ये और पूरे हट चारों गया। चीज उठकर इसको पकड़ लेंगे कि बेटा तुम अब हिल नहीं सकते। तो ये M जो है ना, ये Z के चंगुल में फंस गया, तो अब ये ब्लॉक हो गया, समझ रहे हो, ये ब्लॉक हो गया, बोलो। यस मैम। तो इसके कारण से अब तुम्हारे पानी में क्या आ रहा है, Na+ आ रहा है, और ये ब्लॉक्ड मैग्नीशियम कैल्शियम आ रहा है, ये ब्लॉक्ड फॉर्म है, ये इनसोल्यूबल होता है पानी में। पानी में Na+ से कोई दिक्कत नहीं, इससे तो हार्डनेस होती नहीं है। तो उसने क्या किया है, यस मैम। एक आयन को दूसरे आयन से रिप्लेस कर दिया, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, इसीलिए इसका नाम है आयन एक्सचेंज मेथड। हमारे पास Mg+2+ आयन थे, हम मार्केट से Na लाए और हमने उसको इनकी जगह बिठा के इनको लात मार के बाहर कर दिया। बोलो, क्लियर हो गया मैम आ गया अच्छे से। गर्ल्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी डाउट्स? बेटा सिंथेटिक रेजन मेथड आप रीड करना, अगर जो है आपको कोई डाउट होगा तो पूछना, बिल्कुल ऐसा ही है आयन एक्सचेंज। बस ये 2 तरह का होता है, एक होता है कैटायन एक्सचेंज, एक होता है एनायन एक्सचेंज। इसमें NaZ लेते हैं, इसमें RNa लेते हैं, ठीक है। RNa लेंगे और रिएक्शन कराएंगे, या RH ले सकते हो, सेम रिएक्शन हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, ये देख यस लेना। मैम। इसमें जो है कुछ खास है नहीं, यही 3 मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसमें देखो, दिस मेथड इज मोर एफिशिएंट देन जियोलाइट प्रोसेस, हालांकि सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड ये है, पर क्वेश्चन पूछने के हिसाब से आयन एक्सचेंज और कैल्गन मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट। एफिशिएंट का मतलब है काम ज्यादा अच्छा ये कर, ठीक है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिलीटेड सिलेबस है, नहीं पढ़ना है। अब और इसका पूरा ये सब डिलीटेड है, सिर्फ एक वर्ड बचा हाइड्रोजन इकोनॉमी इस चैप्टर में, जो तुम्हें पता होना चाहिए। हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था, अगर तुम्हें याद हो तो। यस मैम, बताया था रॉकेट वाला। हाँ, ये तुम्हें पढ़ना है। CNG में भी 5% डाई हाइड्रोजन गैस मिलाई जाती तो है। मैम ये तो पूरा अक्टूबर पढ़ना 2, पड़ेगा, डाई हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। हाँ तुम्हें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें इतना ही बड़ा ये मेन चीज तो यही है, पढ़ तुम पूरा लेना, बस ये इसमें यही लिखा हैवी हुआ वाटर है। भी घट गया क्या? हाँ, हैवी वाटर ही है वो, D2O2 नहीं पढ़ना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और D2O2 के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया है, वो हट गया, ठीक है। तो बस इसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो, इन इंडिया द पायलट प्रोजेक्ट यूजिंग डाई हाइड्रोजन एज फ्यूल वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2005। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोजन को एज अ प्रोस्पेक्टिव फ्यूल यूज करने का जो प्रोजेक्ट था वो इंडिया में कब चालू हुआ था, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऐसे एनसीईआरटी के लाइनों से क्वेश्चन उठाते हैं, तो ये बन सकता है 2005 में अक्टूबर में, समझ गए। मैम अब यस ये बोल मैम। रहा है पहले, अभी सिर्फ 5% डाई हाइड्रोजन CNG VNG में मिक्स की जाती है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहली क्लास में बताया था कि डाई हाइड्रोजन का जो है क्या बहुत ज्यादा है, रिएक्शन बहुत ज्यादा विगरस रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा लाइट और हीट निकलती है। तो अभी पूरा, अगर पेट्रोल डीजल हटाकर पूरा गाड़ी ही तुम हाइड्रोजन से चलाओगे तो वो रॉकेट की तरह उड़ जाएगी। हमको तो 60-70 की स्पीड चाहिए मैक्सिमम गाड़ियों, तो हाइड्रोजन पे इसलिए स्टडी चल रही है, समझ रहे हो। यस मैम। ये इसमें लिखा हुआ है साफ, देखो, इट इज एक्सपेक्टेड है, अभी हुआ नहीं है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि दैट इकोनॉमिकली वायबल एंड सेफ। ये एक्चुअली क्या है, जब जलती है तो पोल्यूशन भी नहीं क्रिएट करती, बहुत कम पोल्यूशन है, इसका बाई प्रोडक्ट पानी बनता है। ये अपन नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल पढ़ेंगे, कि जो जो वहां जाते हैं ना, स्पेस में जाते हैं, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल से जो पानी निकलता है वो इतना प्योर होता है कि उसे पी सकते हैं, वो लोग पानी पीते हैं उसका, नेक्स्ट ईयर है 12th में वो। तो ये एक सेफ सोर्स है डाई हाइड्रोजन,
और आने वाले समय में इसको एज अ सेफ सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, आइडेंटिफाइड इन द इयर्स टू कम फॉर इट्स यूसेज एज अ कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी यूज नहीं हो रहा है, इस पर स्टडी चल रही है। बोलो क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। सो शैल वी वाइंड अप? इस चैप्टर में बेटा हमने बहुत जरूरत से ज्यादा पढ़ लिया है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। आई होप